हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीएस टुडे में। और मैं अभिनव आपके लिए लेकर आ गया हूं पीटी 365 फॉर पॉलिटी। और ये उसका फोर्थ पार्ट है। पार्ट 3 तक में हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं और हम आज अब आगे बढ़ने वाले हैं इससे। और आज हम सेंटर स्टेट रिलेशन के रिमेनिंग टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए हमारे जो तीन मेन टॉपिक्स हैं वो हैं आर्टिकल 370, इंटर स्टेट काउंसिल और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। और अगर टाइम इसमें रहा तो हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, एल्स जुडिशियरी के लिए एक सेपरेट टॉपिक बना लेंगे। तो चलते हम सीधे पेज नंबर 15 पर। तो ये रहा आर्टिकल 370। बचपन से कहना तो सही नहीं होगा, लेकिन आप बहुत लंबे समय से ये आर्टिकल 370 को जान रहे होंगे। ये बोन ऑफ कंटेंशन रहा है। चलिए, न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि अगस्त जो है ना, अगस्त 5 को एक साल पूरा हो जाता है जो एब्रोगेट किया गया था आर्टिकल 370 को और आर्टिकल 35A को। और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, या कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर के रीजन का। पहले ये एक स्टेट हुआ करता था और बाद में इसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख का रीजन। थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के बारे में। तो आर्टिकल 370 जो था वो हमारे संविधान में एक टेम्पोररी प्रोविजन के तौर पर था विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल पावर देता था और वो अलाउ करता था स्टेट को कि उसकी अपनी संविधान हो सकती है, इसकी अपनी, यानी जम्मू एंड कश्मीर के लिए ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात की गई थी टेम्पोररी प्रोविजन आर्टिकल 370 से। और आर्टिकल 370 के हिसाब से यह कहा गया कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस और कम्युनिकेशन की अगर बात छोड़ दी जाए तो बाकी जगहों पर जो भी नियम कायदे बनाने हो उसमें बड़ी भूमिका होगी राज्य की। पार्लियामेंट नीड्स द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस फॉर अप्लाइंग ऑल अदर लॉज। तो ये चार चीजों को छोड़ के बाकी अगर कोई भी कानून बनाती है पार्लियामेंट तो वहां राज्य सरकार की रजामंदी बहुत जरूरी होती थी। राज्य सरकार कहने का मतलब समझ लीजिए कि जो रूलिंग पार्टी है। और आर्टिकल 35A जो है हमारे संविधान का, अब तो वे कहेंगे कि इसको एब्रोगेट कर दिया गया है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि यही स्टेम करता था आर्टिकल 370 को। ये स्पेशल पावर जिसे मिला कश्मीर असेंबली को, जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली को, टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ द स्टेट एंड देयर स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। तो आर्टिकल 35A में यही बताया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का परमानेंट बसिंदा कौन हुआ, परमानेंट रेजिडेंट कौन हुआ। अब इसको लेकर कई तरीके के विवाद भी रहे हैं। चलिए बैकग्राउंड में चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो आपको दिमाग में आना चाहिए सन 1948, जब इंडियन गवर्नमेंट साइन करती है ट्रीटी ऑफ एसेशन विथ रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, या कह लें कश्मीर के जो राजा होते हैं तो उनके साथ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जाता है। क्यों? उस समय पाकिस्तानी आतंकवादी जो हैं कवाली अटैक कर देते हैं और उनको प्रोटेक्शन देना था, उसके पहले ये डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा किया जाता है। और एक बार जब ये साइन कर ली जाती है, ट्रीटी साइन हो जाती है, जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ एसेशन, तो आर्टिकल 370 जो है उसको इंसर्ट किया गया पार्ट 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो प्रोक्लेम किया गया कि ये टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है। क्या क्या हुआ? जो टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन है, और ये कहीं ना कहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देता है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन को। अब देखिए, इस आर्टिकल के हिसाब से जो सेंटर है उसको जरूरत पड़ता है, उसको इस तरीके से अपने को ढालना है, मोल्ड करना है। सेंटर नीडेड द स्टेट गवर्नमेंट्स कंकरेंस टू अप्लाई लॉज एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फाइनेंस एंड कम्युनिकेशन। तो ये भी बात आप समझ गए, ये पहले भी रिपीट हो चुका है। और जो स्टेट के रेजिडेंट हैं जो कि रहते हैं उनके लिए अलग लॉ अप्लाई होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और वो सब कुछ कैसे है? तो सिटीजनशिप को लेके, ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को लेके सेपरेट पेनल कोड है। जैसे कि पूरे भारत में आईपीसी की धारा लगती थी, सीआरपीसी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में आरपीसी, रंजीत पेनल कोड, ऐसा। और फंडामेंटल राइट्स वगैरह में भी कुछ ना कुछ अंतर था। और अगर हम बाकी इंडियन सिटीजन से तुलना करें तो एक देश में दो संविधान, ये भी थोड़ी गजब सी बात थी।
और बात है अगस्त 2019 की, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमulgate करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अब ये वो कह लें कि ऑर्डर हो गया जो कहता है, जिस ऑर्डर में ये बात कही गई, प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एप्लीकेबल इन द स्टेट, यानी कि जैसे पूरा भारत में जो नियम कायदा लगता है अब से वही जम्मू एंड कश्मीर के लिए होगा, यहाँ कुछ भी स्पेशलिटी नहीं होगी। और ये इफेक्टिवली इसका मतलब हुआ कि ऑल द प्रोविजंस दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उनको एब्रोगेट कर दिया जाता है, और इसी के साथ आर्टिकल 35A को भी स्क्रैप कर दिया जाता है या स्क्रैप हो जाता है ऑटोमेटिकली। साथ ही जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, इसको पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा और रीऑर्गेनाइज किया गया जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी बना के। एक जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन जिसके पास अपनी लेजिस्लेचर है यानी विधानसभा है, जैसे कि दिल्ली या पुडुचेरी में है, और दूसरी हो गई लद्दाख की यूनियन टेरिटरी, और यहाँ पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है बाकी अन्य यूनियन टेरिटरीज की भांति। अब यहाँ पर बॉक्स बना के बताया गया था इम्प्लीकेशंस ऑफ द मूव। अब इससे क्या होगा कि कंप्लीट एप्लीकेबिलिटी होगी भारतीय संविधान की जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में। जम्मू एंड कश्मीर का कोई सेपरेट फ्लैग नहीं रहा, और जो टेन्योर है जम्मू एंड कश्मीर असेंबली का अब वो 5 साल का होगा, पहले ये 6 साल का हुआ करता था। और जो पहले आरपीसी था, रणबीर पेनल कोड, ठीक है, मैंने यहाँ पर रंजीत बोल दिया था, ये रणबीर पेनल कोड जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, उसको रिप्लेस कर दिया गया आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड से। जो आर्टिकल 356 है, आप जानते हैं ये स्टेट में इमरजेंसी लगाता है, प्रेसिडेंट रूल लगाता है जब स्टेट मशीनरी सही ढंग से काम नहीं करती है। तो प्रेसिडेंट रूल के लिए जो इम्पोजिशन है बाकी जैसे अन्य राज्यों में होता है वही अप्लाई होगा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी विधायिका है, और जिन जगहों पर विधायिका है वहां पर आर्टिकल 356 अप्लाई हो सकता है। पहले यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता था बल्कि गवर्नर रूल लगता था, थोड़े अलग प्रोविजंस हुआ करते थे। और जो सेंट्रल कोटा लॉ है स्कूल कॉलेज के में एडमिशन के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स के जॉब्स में, वो अप्लाई होगा। अब जो लोग हैं अन्य राज्य के वो अब अक्वायर कर पाएंगे प्रॉपर्टी, या कर रहे हैं, और अपनी रेजिडेंसी को भी होल्ड कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये भी एप्लीकेबल हो गया इस क्षेत्र के लिए। और कुछ सर्टेन प्रोविजंस हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के जो कहीं ना कहीं डिनाई करते थे प्रॉपर्टी राइट्स टू नेटिव वीमेन हु मैरी अ पर्सन आउटसाइड द स्टेट में स्टैंड इनवैलिडेटेड। तो ये कितना एक तरीके से कह लें कि जेंडर इनजस्टिस होता था कि अगर कोई कश्मीरी मर्द है और वो गैर कश्मीरी मर्द मतलब औरत से शादी कर ले, ब्याह कर ले, तो उसके प्रॉपर्टी राइट्स नहीं छीने जाते थे, स्क्रैप नहीं होते थे। लेकिन अगर एक महिला है, कश्मीरी महिला है जम्मू एंड कश्मीर की, और वो अन्य राज्य के किसी पुरुष से शादी कर लेती है तो उससे प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये अपने आप में कितना इनइक्वालिटी की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी जस्टिस नहीं था, और ये चीजें तो बहुत सही हुई इस हिसाब से। ये कैसे होता है? तो सबसे पहले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है और आर्टिकल 371A के अंतर्गत, और वो अमेंड करता है आर्टिकल 367 को, और ये अलाउ करता है कि जो एक्सप्रेशन है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 373, उसका मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। लेकिन उस समय जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ओके, तो वहां पर क्योंकि गवर्नर रूल लगा हुआ था तो सर्वे सर्वा वहां पे गवर्नर थे, वहां पर असेंबली काम नहीं कर रही थी। अब देखिए आर्टिकल 371A, इसके हिसाब से अमेंडमेंट होते हैं आर्टिकल 367 में टू अमेंड आर्टिकल 373, और ये अलाउ करता है रिपेल ऑफ आर्टिकल 370। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सों का सही यूज करके हुए इस तरीके के मूव लिए गए। अब देखिए यहाँ पर रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट है 1989 का, 1989 जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर अमेंड करता है ये जम्मू एंड कश्मीर पंचायत राज एक्ट को, और फैसिलिटेट करता है कि यहाँ पर सेटअप किए जाए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स यानी DDC एज न्यू गवर्नेंस यूनिट इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये आप याद रख सकते हैं
और यहाँ पर जो भी मूवमेंट मतलब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के प्रोविजंस हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सके। एक नई संरचना आती है, नई स्ट्रक्चर आती है। वो कैसे कि जो डीडीसी है यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल रिप्लेस करता है जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होता है। ओके, और यहां पर आप देखेंगे कि ये जो डीडीबी होते थे इनके मुखिया होते थे, चेयरपर्सन होते थे कैबिनेट मिनिस्टर विथ एमपीज, एमएलएज एंड एमएलसी एज मेंबर्स। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पर मुखिया होते थे और बाकी यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह जो है ये मेंबर हुआ करते थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट के डेप्यूटी कमिश्नर थे वो इसके मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे। अब जो नई स्ट्रक्चर है उसमें इंक्लूड किया जाएगा एक डीडीसी को और एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को। तो ये नए तरीके के स्ट्रक्चर हो गए बेटर गवर्नेंस के लिए। और ये जो डीडीसी है यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट से। और वहां पर कौन होगा हेड, तो यहां पर होंगे चेयरमैन फ्रॉम अमॉन्ग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये डीडीसी जो होगा यानी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, इसका टेन्योर जो होगा वो 5 वर्षों का होगा। और डीडीसी जो होगी उसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगी एक्सक्लूडिंग दोज एरिया जिसको कि डेजिग्नेट किया गया है एज म्युनिसिपैलिटी या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अब कहेंगे कि डीडीसी का फंक्शन क्या है, तो डीडीसी जो है ये प्रिपेयर करेगा और अप्रूव करेगा डिस्ट्रिक्ट प्लान्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को। अब हम यहाँ पे फंक्शंस देख लेते हैं डीडीसी के। तो जो डीडीसी है ये बनाएगा यानी तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा और अप्रूव करेगा डिस्ट्रिक्ट के प्लान्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 5 स्टैंडिंग कमिटी, एक मतलब प्रत्येक जो होगा एक फाइनेंस के लिए, एक डेवलपमेंट के लिए, एक पब्लिक वर्क के लिए, एक हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए और एक वेलफेयर के लिए, ये कंस्टिट्यूट किए जाएंगे हर एक डीडीसी के द्वारा या हर एक डीडीसी में। जो डीडीसी है ये ओवरसी करेगी जो फंक्शंस होते हैं हल्का पंचायत के और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के, जो कि सेटअप किए गए हैं 1989 के एक्ट के अंतर्गत। अब देखिए जो स्कोप और जो फंक्शन है डीडीसी के उनको बढ़ा दिया गया है, एम्पलीफाई कर दिया गया है, उनमें जो एडिशन किया गया प्लानिंग प्रोसेस का और इसको हैंड ओवर किया गया डायरेक्टली टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो यहाँ पर जो लोगों का वॉइस है वो अब ज्यादा वैल्यूएबल हो गया। जो डीडीबी और इसके पहले डीडीबी जो है वो एक तरीके से सेंटर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हुआ करते थे। यहां पर अब देखिए कि सेंटर ने अमेंड किया लैंड लॉ इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पहले लैंड लॉ थे उनको गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया गया और जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट की बात की गई थी उस क्लॉज को कहें बेसिकली हटा दिया गया फ्रॉम सेक्शन 17 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट, जो डील करता था विथ डिस्पोजल ऑफ लैंड इन यूनियन टेरिटरी। अगर पहले की बात करें तो जो आर्टिकल 370 और 35A जब रिपेल नहीं हुए थे तो जो नॉन रेजिडेंट है वो संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, यानी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जो न्यू लॉ आया तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से चेंजेस किए हैं। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ट्रांसफर लैंड इन फेवर ऑफ अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर ये सब कुछ समझ गए और अमेंडमेंट जो है ये नहीं अलाउ करते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ट्रांसफर किया जाए टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। तो इस बात का ध्यान रखा गया है ताकि किसानों का दोहन ना हो सके। ओके, और लोकसभा पास करता है जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इंक्लूड करने की बात होती है कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन न्यूली क्रिएटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहले केवल 2 भाषा इंग्लिश और उर्दू जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करते थे उस राज्य के, जम्मू एंड कश्मीर राज्य के। और जो हमारे संविधान का पार्ट 17 है और उसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। तो जो आर्टिकल 343 है उसमें कहा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसके बारे में हम लोग पहले वाले वीडियोज में बात कर चुके हैं। अब हम यहां पर बात करते हैं इंटर स्टेट काउंसिल की।
न्यूज में क्यों रही? क्योंकि इंटर स्टेट काउंसिल को फिर से कंस्टिट्यूट किया गया है, इसको रिकंस्टिट्यूट किया गया है। जरा अच्छे से समझ लेते हैं कि इसको सेटअप कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इसकी जो रिकमेंडेशन है वो सरकारिया कमीशन के तरफ से आई थी और इसको सेटअप किया गया था राष्ट्रपति के ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से 1990 में। और आर्टिकल 263 जो है यहाँ पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप देता है। अगर फीचर्स की बात करें तो ये एक रिकमेंडेशन देने वाली संस्था है, सलाह देने वाली संस्था है, रिकमेंडेटरी बॉडी है सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के ऊपर। ये कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है ऐसे डिस्प्यूट्स में, और ये कोई परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। आप तो ये समझ ही गए, तभी तो इसको रिकंस्टिट्यूट किया जा रहा है। परमानेंट होता तो क्यों ही करते, है ना। अगर कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और सारे राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर की विधानसभा है वहां के भी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके मेंबर होते हैं। और ऐसे यूनियन टेरिटरी यानी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर की विधानसभा नहीं है, वहां के जो उपराज्यपाल होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर मेंबर होते हैं। उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं, उपराज्यपाल तो कहते हैं दिल्ली में या फिर पुडुचेरी वगैरह में। ओके, कंपोजिशन आप समझ गए। अब देखिए 6 यहाँ पर सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, और इसमें जरूरी है कि होम मिनिस्टर जो है यानी गृह मंत्री होने ही चाहिए। और ये जो बाकी के जो 5 मेंबर्स हो गए, 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर से एक तो होम मिनिस्टर हो गए, बाकी 5 जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अब देखिए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ काउंसिल, तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और इसमें 5 मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और 9 चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये भी बात आप याद कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। अमेंडमेंट्स होते हैं टू 1990 ऑर्डर, और यहां पर यह बात कहा गया कि गवर्नर कैन अटेंड इन केस स्टेट इज अंडर प्रेसिडेंट रूल, कि ठीक है चीफ मिनिस्टर तो मेंबर होते हैं, लेकिन क्या पता कहीं राष्ट्रपति शासन लगा हो तो वहां के जो गवर्नर होंगे वो अटेंड कर सकते हैं इस केस में। और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं बाय चेयरमैन ऑफ परमानेंट इनवाइटीज फ्रॉम अमंग अदर यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है, तो ये भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए यहां पर एक रिलेटेड न्यूज है, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलता है, देशों के बीच में, राज्यों के बीच में। और एक जो रिसेंट डिस्प्यूट है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर डिस्प्यूट है। और ये जो डिस्प्यूट है ये 7000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का है अलोंग महाराष्ट्र बॉर्डर विद कर्नाटका। अब जो मैकेनिज्म है उसको समझेंगे, लेकिन ये पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो डिस्प्यूट में फंसे हैं। तो यहाँ पे बेलगावी, उत्तर कन्नड़, बीदर और गुलबर्गा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका के, तो यहाँ पर आपको डिस्प्यूट नजर आता है। मैकेनिज्म्स जो है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, इसके लिए आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है, आर्टिकल 3 इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो एक तरीके से नए राज्य बना सकता है, किसी भी राज्य के बाउंड्री को ऑल्टर कर सकता है, उनके नाम को बदल सकता है जो भी एग्जिस्टिंग राज्य के हैं। पहली बात तो ये है। आर्टिकल 131 जो है संविधान में, और वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है कि वो इन मामलों में यानी सेंटर स्टेट या इंटर स्टेट कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो उनको रिजॉल्व करे। और 2004 की बात है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई थी इसी डिस्प्यूट को लेकर। और एक आर्टिकल है आर्टिकल 263 जो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है या कहले इंथ्रस्ट करता है कि वो एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाए, और यहां पर जो भी सलाह जो है एडवाइस रिगार्डिंग रेजुलेशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्प्यूट जो है वो टेंडर करें, विच में टेंडर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर संविधान में ऐसे 3 हिस्से हैं जहां पर कि इस तरीके के डिस्प्यूट्स को सुलझाया जा सकता है अगर इच्छा हो तो। अब हम बात करने वाले हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की। न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि एक असेसमेंट रिपोर्ट जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का वो रिलीज किया गया ज्वाइंटली बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के द्वारा। तो ये दोनों नाम याद रख लीजिए, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस और सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव। अब देखिए इस न्यूज आइटम को तो समझेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसमें देख लेते हैं इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस को। तो ये एक कह लें कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव जो है वो सेंटर्ड इन इंडिया है,
और ये डेडिकेटेड है कि वो इनलार्ज करे और पर्पसफुल कह ले कि डिसिमिनेट करे जो कुछ भी आप देखते हैं रिसर्च की अगर बात आती है या नॉलेज की या कंपटीशन और स्ट्रैटेजी को, इन चीजों को। और हम कहें कि ये नॉलेज पार्टनर हुआ करता था नीति आयोग का इन रिसेंटली रिलीज इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019। तो ये काम की संस्था है। दूसरी जो सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव है, ये एक यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिश करती है द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ओके, एसपीआई, जो मेजर करता है एक्सटेंट टू विच कंट्रीज प्रोवाइड फॉर द सोशल एंड इन्वायरमेंटल नीड्स टू देयर सिटीजन। तो इन दोनों ने मिलके तैयार किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का, मतलब कि एक असेसमेंट रिपोर्ट। अब जरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा जनवरी 2018 में, ताकि एक्सेलरेट किया जा सके जो भी इंप्रूवमेंट करने हैं सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में। और अभी के लिए जो प्रोग्राम है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 112 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के, और इंडिया में अभी के लिए 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 739 जिले हैं, जिसमें से कि 112 जो हैं उनको हम रख रहे हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के अंतर्गत। और इसमें 35 वैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं, यानी वहां पे जो वामपंथी जो कि कह ले कि एकदम एक्सट्रीम है, उन जगहों पर उनका इफेक्ट है, नक्सलिज्म वगैरह का बहुत ज्यादा प्रकोप है, वैसे 35 डिस्ट्रिक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसके कुछ बेसिक आइडियाज हैं जिनको फॉलो कर रहा है, और यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को उसी हिसाब से हम लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इकोनॉमिक मेजर ऑफ सक्सेस के आगे बढ़ के चीजों को देखना है। दूसरा है कि इनेबल करें इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट, यानी रीजनल डिस्पैरिटी को कम किया जाए, और ड्राइव किया जाए चेंज थ्रू कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी कि सही ढंग से सेंटर और स्टेट का जो एक कोऑर्डिनेशन है उसको यहाँ लागू किया जाए, और उस सिनर्जी का फायदा उठा के मैक्सिमम डेवलपमेंट किया जा सके, और रीजनल डिस्पैरिटी को कम किया जाए, इक्विटेबल रीजनल डेवलपमेंट किया जा सके। जो ये प्रोग्राम है ये फोकस करता है ऑन प्रैक्टिकल एंड मेजरेबल सोशल प्रोग्रेस आउटकम्स, और इसके 6 थीम है, 6 कौन कौन सा? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इसको 30% वेटेज है, एजुकेशन को 30% वेटेज है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज को 20%, यानी कि अब तक 80% हो गया, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सर्विसेज कहां तक पहुंच पाई हैं इसको 5%, स्किल डेवलपमेंट को 5%, और बेसिक इंफ्रा को 10%, और ये मिला के हो जाता है 100% हो जाता है। और अगर इन चीजों को आप तोड़ के देखें, इन पांचों को तोड़ के देखें, सॉरी 6 जो है ये 6 थीम्स को तोड़ के देखें, तो ये 49 इंडिकेटर्स हैं, 49 इंडिकेटर्स हैं। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 49, और इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रा, ओके। अब यहाँ पे 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं जिसके हिसाब से ये काम करता है, और ये 3C अप्रोच हम अपनाए हैं इसके लिए। पहला हो गया कन्वर्जेंस, दूसरा है कोलैबोरेशन, और तीसरा है कंपटीशन। कन्वर्जेंस क्या हुआ कि यहाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कन्वर्ज करें हम। दूसरा हो गया कोलैबोरेशन, यानी पार्टनरशिपिंग समझ लीजिए। तो जो सिटीजन है और जो फंक्शनरीज है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के और डिस्ट्रिक्ट टीम, उन सब का कोलैबोरेशन हो, सही ढंग से उनमें पार्टनरशिपिंग हो, और फिर जो भी ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके बीच हम कंपटीशन देखें कि कहां पर ज्यादा बेहतर प्रोग्रेस हो रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है इस प्रोग्राम का, तो सेंटर लेवल पर देखेंगे कि नीति आयोग जो है वो एंकर करती है प्रोग्राम एंड इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज को, और उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोग्रेस को देखे सही ढंग से। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये मेन ड्राइवर्स ऑफ द चेंज है। हर एक राज्य सरकार जो है उसके द्वारा एक कमिटी बनाई गई है अंडर देयर रिस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरीट, और वो इंप्लीमेंट करेंगे और साथ ही साथ ट्रैक करेंगे प्रोग्राम को। और हर एक जिला में एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर होंगे जो कि रैंक होगा उनका एटलीस्ट कह लें, मतलब एटलीस्ट क्या, एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे, वो अपॉइंट किए जाएंगे ताकि फीडबैक और रिकमेंडेशंस जो हैं लोकल लेवल फाइंडिंग के हिसाब से वो ऊपर भेज सके। इस प्रोग्राम के अंतर्गत नीति आयोग रिलीज करती है डेल्टा रैंकिंग। अब ये पूछा जा सकता है कि डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स किसके द्वारा जारी की जाती है? तो नीति आयोग के द्वारा।
और ये रैंक करती है डिस्ट्रिक्ट्स को बेस्ड ऑन मंथली इंप्रूवमेंट अचीव्ड इन 6 फोकस एरिया, जो फोकस एरिया हमने देखा था, और फिर इस हिसाब से बताते हैं कि चैंपियन ऑफ चेंज डैशबोर्ड कौन है इसमें। और ये एक ऑनलाइन मैकेनिज्म है, आप खोल के अपने डिस्ट्रिक्ट को, अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसके प्रोग्रेस को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटर एंड स्टेट रिलेशन का टॉपिक खत्म हो जाता है और इस वीडियो को हम यहीं कंक्लूड कर देते हैं। फिर हम आगे मिलेंगे तो जुडिशियरी के टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। एक बार को हम देख लेते हैं जुडिशियरी टॉपिक कितना लंबा है। तो पेज नंबर 19 से लेके और यहाँ पेज नंबर 22 तक, 22 तक, यानी एक बार में वन गो में ये जुडिशियरी के चारों टॉपिक कवर कर लेंगे हम। और फिर आगे 5 इलेक्शन है और बाकी, फिर ये बहुत ज्यादा बल्कि डॉक्यूमेंट नहीं है, मात्र 50 पेज का है और हम लोग सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। और आपके कमेंट्स देखे, मैंने आपने कहा था कि थोड़ी तेजी दिखाइए। ओके, बिल्कुल मैं तेजी दिखाऊंगा और साथ में हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम पैरेलली इकोनॉमिक्स वगैरह का भी पीटी 365 शुरू कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, और अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो अपने पीयर कम्युनिटी में शेयर कीजिए, सही फीडबैक दीजिए। जो कुछ भी आपको लग रहा है कि नहीं इसमें चेंजेस होने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उससे हमें क्या है ना कि एक मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हाँ जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आप तक पहुंच पा रहा है, तो इससे कनेक्टिविटी बन पाती है सही ढंग से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।